शबनम हाशमी साहिबा जो हैं वो सोशल एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमन राइट्स कैंपेनर हैं, और इन्होंने अपना सोशल एक्टिविज़म का कैंपेनिंग जो है वो एडल्ट लिटरेसी पे स्टार्ट की थी 1981 में। Since 1989 she has spent most of her time in combating communal and fundamentalist forces in India. गुजरात राइट्स के टाइम भी ये बहुत ही एक्टिवली इन्होंने काम किया, जो सर्वाइवर्स थे गुजरात राइट्स के उनके लिए, और अपना बहुत सारा अमाउंट ऑफ टाइम इसी अच्छे काम के लिए गुजारा है। इन्होंने कम्युनलिज्म और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बल पर जो हम लोगों को टेररिस्ट इनके बकौल जो टेररिस्ट बना दिया जाता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई या आप कह सकते हैं जंग लड़ रही हैं। ये नॉमिनेट हुई थी नोबेल प्राइज़ के लिए 2005 में। इनके जो मेन इश्यूज़ हैं जो आज तक इन्होंने फोकस किए हैं वो जेंडर जस्टिस है, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और विमेंस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। शबनम हाशमी साहिबा को एसोसिएशन ऑफ कम्युनल हार्मनी इन एशिया स्टार अवार्ड भी मिल चुका है 2005 में, और आमिल स्मृति सम्मान भी मिला है इन्हें। नेशनल माइनॉरिटी राइट अवार्ड बाय नेशनल माइनॉरिटी कमीशन भी ये ले चुकी हैं 2005 में, और ये हमारी बहुत ही बड़ी खुशनसीबी है कि ये आज हमारे बीच मौजूद हैं और कुछ बातें हम सबसे साझा करेंगी। सो आई रिक्वेस्ट वेस मामू टू प्लीज़, आई रिक्वेस्ट शबनम आपा टू प्लीज़ कम अप ऑन द डाइस एंड एनलाइटन अस। थैंक यू। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए। मुझसे कहा गया है आज के हालात के बारे में कुछ बात करने को। मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो शायद मुझसे ज़्यादा आज के हालात के बारे में जानते होंगे, क्योंकि वो उसको रोज़ अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे होंगे। अभी जो हमारे मुल्क में हालात हैं वो शायद इमरजेंसी के दौरान जिस तरह के हालात पैदा हुए थे उससे बदतर हैं, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत सारे यंग बच्चे बैठे हैं, उन्हें इमरजेंसी का दौर नहीं याद होगा, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं, जो मेरी उम्र के हैं या मुझसे कुछ छोटे हैं, वो इमरजेंसी के दौर को जानते भी होंगे। जब हमारे जितने भी हुकूक हैं जो एक लोकतंत्र में हमको हक दिए जाते हैं, बोलने का अधिकार हो, साथ में बैठ के बातचीत करने का अधिकार हो, अपनी तरह से रहने का अधिकार हो, वो सब छीन लिए जाते हैं। तो जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो यही मुल्क में हालात हुए थे कि अखबारों के पन्ने फ्रंट पेज जो है वो पूरे ब्लैक आते थे, क्योंकि जो भी लिखा जाता था उसको सेंसर कर दिया जाता था। सरकार अलाउ नहीं करती थी कि कोई भी चीज़ आप ऐसी छापें जो सरकार के खिलाफ हो। लेकिन वो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, सबको मालूम था कि इमरजेंसी है, और उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान ने मिलके एक लड़ाई लड़ी, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। इंदिरा गांधी की इलेक्शन में शिकस्त हुई। एक आम शहरी उस इमरजेंसी को सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। आज जो मुल्क में हालात हैं वो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसे हैं। मतलब ये कि जो इमरजेंसी के दौरान आपके हक आपसे छीन लिए जाते हैं, उसी तरह के हक आज हमसे छीन लिए गए। बोलने के ऊपर हमला है। अभी 10 दिन नहीं हुए, 10 दिन पहले पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनके घरों के ऊपर सुबह 6 बजे रेड हुई, और उसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें गौतम नवलखा है, सुधा भारद्वाज है और लोग हैं जो एक आम शहरी के लिए सालों से लड़ते रहे हैं। हमारे देश में जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता रहा है, जिस तरह आदिवासियों के पूरे हक छीनते रहे गए हैं, और जिस तरह उनके जंगल और ज़मीन पे कब्जा होता रहा है, उसके खिलाफ सुधा भारद्वाज ने 20-25 साल से लड़ाई लड़ी है। वो बहुत सीनियर वकील भी हैं और वो केसेस लड़ती हैं। तो जब आप एक ऐसे व्यक्ति के घर में हमला करते हैं और उसको फिर अरेस्ट कर लेते हैं जिसने जो गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हो, तो उसके बाद उन गरीबों का क्या होगा जिनके लिए वो लड़ाई लड़ रहा था।
चाहे वो सुधा हो, गौतम हो या और लोग। 6 महीना पहले ऐसे ही और 6 एक्टिविस्ट को उठा लिया गया। जब से ये सरकार केंद्र में आई है, सबसे पहला हमला बोलने वालों के ऊपर हुआ, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो किसी भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो। तीस्ता सीतलवाड़ का नाम आप लोग जानते होंगे, उनके ऊपर खूब केसेस चले। हमारी जो संस्था है अनहत नाम की, जो गुजरात के बाद मैंने बनाई थी, उसके ऊपर खूब हमले हुए। होम मिनिस्ट्री की इंक्वायरीज हुई, इनकम टैक्स की इंक्वायरीज हुई, फिर FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। तो जितना भी जो ज़मीन पे जो आम इंसान की आवाज़ बन के जो संस्थाएं काम करती हैं, उनको चारों तरफ से उनका गला घोटा जा रहा है, उनका पैसा जो है वो फ्रीज किया जा रहा है ताकि वो काम नहीं कर पाए। क्योंकि अगर जो संस्थाएं लोगों की आवाज़ उठाती हैं, जो उनके ऊपर हमला होता है तो उसके लिए लड़ती हैं, अगर उन संस्थाओं को ही ख़त्म कर दिया जाएगा या उनको बदनाम कर दिया जाएगा हर टीवी चैनल पे उनको गालियाँ देके। क्योंकि अभी तो जो हमारे नेशनल टीवी चैनल्स हैं, चाहे अर्नब गोस्वामी हो या रिपब्लिक टीवी या टाइम्स नाउ या ऐसे और बहुत सारे चैनल, उनका सिर्फ एक ही काम है कि सिर्फ वो मोदी की बोली बोलते हैं। सिर्फ जो सरकार चाहती है वो 24 घंटा बोलते हैं। और अगर सरकार जी आज ये चाहती है कि जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनको बदनाम कर दिया जाए तो उनके ऊपर हमला करते हैं। अगर सरकार ये चाहे कि बॉलीवुड में काम करने वाले एक्टर्स जो हैं उनके ऊपर हमला हो तो उनको बदनाम करते हैं। किसी दिन ये लगा कि आज ये हमें तय करना है कि सारा मुसलमान टेररिस्ट है, तो वो सारी खबरें चलनी शुरू हो जाती हैं। तो एक तरह से पूरा जो दिमाग है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसकी पूरी फैक्ट्री बनी हुई। ऐसा नहीं कि ये फैक्ट्री आज बनी, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसी ताकतें हैं जो ये नहीं चाहती थी कि ये देश एक लोकतांत्रिक देश रहे, ये एक देश ऐसा रहे जहाँ पे हर तरह के लोगों को रहने की इजाज़त हो। आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी, उस वक्त भी वो ताकतें अपनी जगह मौजूद थी। एक तरफ हिंदू महासभा जो कह रही थी कि हिंदू राष्ट्र है और सिर्फ हिंदुओं का देश बनना चाहिए, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो कह रही थी कि हमें मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए। और उन दोनों की लड़ाई का फ़ायदा उठा के अंग्रेज़ों ने इस देश के 2 भाग कर दिए, एक मुसलमान पाकिस्तान बना दिया। लेकिन हिंदुस्तान का जो पूरा ट्रेडिशन था, और ज़्यादातर मुसलमान भी हिंदुओं के साथ मिलके, सिख, ईसाई, पारसियों के साथ मिलके, उन्होंने ये तय किया कि हमको एक ऐसे देश में रहना है जो लोकतांत्रिक हो, जहाँ पे सबको बराबरी हो। और हमें एक बहुत खूबसूरत संविधान मिला जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा और लोगों के साथ मिलके, जिसमें ये लिखा गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी कोई भी हो, औरत मर्द कोई हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबको इस देश में बराबरी का अधिकार मिलेगा। और वही संविधान है, और वही संविधान में लिखी हुई जो पूरी इबारत है जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, जिसकी वजह से हम अपनी बात रख पा रहे हैं। क्योंकि संविधान हमको ये हक देता है कि हम इस देश में जो सोचते हैं उसको हम कह सकें, हमको बोलने की आज़ादी देता है, हमको अपनी तरह जीने की आज़ादी देता है, अपनी तरह रहने की आज़ादी देता है। हम क्या खाएं, क्या पहने, किससे मोहब्बत करें, किससे शादी करें, उसकी आज़ादी हमको संविधान देता है। लेकिन आज जो ताकतें कब्जा किए हुए हैं इस देश में, और कब्जा ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर से आई कब्जा कर लिया, हमारे ही देश के लोगों ने उन्हें अपना वोट देके उस गद्दी पे बिठाया है। आज वो ताकतें हमारे ये सारे अधिकार छीन लेना चाहती हैं, वो ताकतें आज हमारे संविधान को ख़त्म कर देना चाहती हैं। अब नफरत की और हिंसा की हम उस सीमा पे पहुंच चुके हैं जब जंतर मंतर पे, जो जंतर मंतर जो एक प्रतीक है इस देश के रेजिस्टेंस का, जो भी गलत होता है उसके खिलाफ जंतर मंतर पे आवाज़ उठती है। लेकिन आज उसी जंतर मंतर पे हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने आके हमारे संविधान को जलाया है, और इससे कोई खतरनाक ज़्यादा चीज़ नहीं हो सकती। जो ताकतें हैं वो ये चाहती हैं कि हम 2019 में दोबारा से कब्जा कर लें, दोबारा से जीत के आए, और उसके बाद जो भी जगह बची है हमारे देश में, चाहे हमारे यूनिवर्सिटीज़ में छोटी छोटी स्पेसेस बची हो या इस तरह के मोहल्लों में बात करने की जगह बची हो, इस सबको वो ख़त्म कर देना चाहते। कोई भी प्रतिरोध की आवाज़ ना उठे, कोई भी ऐसी आवाज़ ना उठे जो चैलेंज करे सरकार को, जो ये पूछे कि नरेंद्र मोदी तुम क्या कर रहे हो, तुमने जो वायदे किए थे उनका क्या हुआ। कोई भी आवाज़ ऐसी बुलंद ना होने पाए जो अमित शाह को
सड़क पे खड़े होके कह सके कि जस्टिस लोया को किसने मारा, क्यों तुमने उस जज का जो है उस केस को चलने नहीं दिया, क्यों उसको रास्ते से हटाया गया। तो ऐसी लगातार चीजें हमारे चारों तरफ हो रही हैं। सड़कों के ऊपर हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पिछले 4 साल के अंदर शायद 50 से ज्यादा लिंचिंग हो चुकी है, जिसको मॉब वायलेंस कहते हैं। गाय के नाम पे किसी भी मासूम मुसलमान को पकड़ के और उसको जिस पूरी तरह भीड़ ने मारा है, और ना सिर्फ ये कि मारा है बल्कि उसके वीडियो बना के और सारे में सर्कुलेट किए गए, ताकि एक ऐसा माहौल बन सके जहां लोगों को डराया जा सके। इसी तरह पे लगातार लेखकों पे हमले हो रहे हैं, कलाकारों पे हमले हो रहे हैं, बुद्धिजीवियों पे हमले हो रहे हैं, नाटक करने वालों पे हमले हो रहे हैं। जो लोग भी अपनी बात बेडर होके, बेझिझक होके जनता के सामने रख रहे हैं, उनके ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि एक ऐसे देश में जहाँ पे परंपरा रही है बहस करने की, हमारे देश में ये आज से नहीं, ये हजारों साल से ये ट्रेडिशन है कि अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग विचार के लोग आपस में मिलते रहे हैं, आपस में नोकझोंक होती रही है, आपस में बहसें होती रही हैं। हमारे और आपके विचार बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अलग अलग विचारों को हमने इस देश में पनपने दिया है। हमने इस देश में जगह दी है कि लोग अलग अलग विचारों को इस देश में रख सके और आपस में एक वार्तालाप कर सके और आपस में एक बहस कर सके कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है या हम जो कह रहे हैं वो सही है, इस पे बातचीत हो सके। लेकिन अब ये हालात है कि आप अगर कुछ भी ऐसी बात कहें जो सरकार को मंजूर नहीं है, तो आपका मुंह बंद करने की पूरी साजिश रच ली जाती है। अगर आप कोई ऐसी बात कहें जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, एक तरफ सरकार का पूरा महकमा है जो हमें बोलने से बंद कर रहा है, और दूसरी तरफ सड़क पे हमने गुंडे छोड़े हुए हैं, चाहे वो बजरंग दल की शक्ल में हो, चाहे वो गौरक्षकों की शक्ल में हो, चाहे वो रोमियो स्क्वाड्स की शक्ल में हो। जो भी ऐसी चीज जो ये सरकार नहीं चाहती कि आप करें या बोले, आप अगर वो करते हैं तो उसके ऊपर हमला होता है। एक यंग लड़का और लड़की अगर पार्क में घूम रहे हैं, वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, तो एक रोमियो स्क्वाड जाता है और उनके ऊपर हमला करता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे बैठे। आज 21वीं सदी में क्या ये सरकार और गुंडे डिसाइड करेंगे कि एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की को एक दूसरे से मिलने का हक है या नहीं है? हमने 1957 में स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया था, इसलिए बनाया था कि इस मुल्क में मालूम था कि यहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग बोलियाँ बोलने वाले लोग रहते हैं, और जब पढ़ेंगे लिखेंगे, जब हायर इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे तो आपस में दोस्तियाँ भी होंगी, आपस में मोहब्बत भी होगी, आपस में शादियाँ भी होगी। इस मुल्क ने वो कानून बनाया था और वो कानून आज भी जिंदा है। उसके बावजूद सड़क पे गुंडे आज ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन लड़का किस लड़की से शादी करेगा या कौन सी लड़की किस लड़के से शादी करेगी। और ये बहुत शर्म की बात है कि ये गुंडे एक ही तरफ नहीं है, क्योंकि जब ऐसे मामले आते हैं तो उसमें हमारी कम्युनिटी भी पीछे नहीं रहती। इसलिए जो कुछ मैं कह रही हूँ, ये एक तरफ जाहिर है कि एक तरफ पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से मुसलमानों के बीच भी एक बहुत ही संकीर्ण और छोटी सोच लोगों के दिमागों को जगड़ती जा रही है, वो भी बहुत खतरनाक बात है। हम लगातार ये देखते हैं, और मैंने पूरे हिंदुस्तान में काम किया है माइनॉरिटीज़ के बीच। मैंने मेवात के इलाके में सालों काम किया है, जो सबसे बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी मानी जाती है, जहाँ पे आज भी औरतों की जो लिटरेसी रेट है वो 11% 12% है। मैंने बिहार के बहुत रिमोट गाँव में में काम किया है, कश्मीर में काम किया है, और गुजरात में 10 साल 15 साल काम किया है। जो एक खुली हुई सोच पहले मुसलमानों के बीच में दिखाई देती थी, आज उस खुली हुई सोच के ऊपर भी हमला है। जिस तरह से हम लोग क्यों रुके थे, हमारे माँ बाप ने क्यों फैसला किया था इस मुल्क में रहने के लिए? हमारे माँ बाप ने इसलिए फैसला किया था क्योंकि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बराबर का हिस्सा लिया था। मेरे अब्बा ने 4 साल अंग्रेज की जेल काटी थी, वो एक स्टूडेंट लीडर थे, और आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, आपके भी माँ बाप, आपके दादा दादी ने इस मुल्क में आज़ादी दिलाने के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी थी, और उन्होंने ये फैसला किया था कि हम एक ऐसे मुल्क में रहेंगे जहाँ पे हम बराबरी से रह सकें,
जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बराबरी से रह सके। हमने ये फैसला किया था कि जो भी लीडर है, हमको एक सेकुलर लीडर चाहिए, हमको अपनी जमात का लीडर नहीं चाहिए। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि चारों तरफ हिंदुस्तान में मुसलमान लीडर पे ढूंढने पे लगा हुआ है। हर इलाके में 4 मुसलमान लीडर खड़े हो रहे हैं। हमें आज सेकुलर लीडर नहीं चाहिए। हम आज सेकुलर पार्टीज के पास जाने से भी कतरा रहे हैं। हम आज जो आरएसएस हमसे बोली बुलवाना चाह रहा है, वो लगातार, मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हूँ, खासतौर से गुजरात के, जहाँ पे सिर्फ मुसलमान है उस पे, और लगातार वही कहानी आती है, 60 साल में हमको क्या मिल गया। जरा सा सोचिए 60 साल पहले क्या हाल था इस मुल्क का। जाहिर है सब कुछ नहीं मिला, बहुत परेशानियां हैं, बहुत कुछ बुरा हुआ है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। शायद पिछले 4 साल ने कुछ सबक सिखाया होगा कि 60 साल में इस मुल्क में क्या मिला। कम से कम इज्जत से सर उठा के रहने की आज़ादी तो हमको मिली। हाँ, राइट्स हुए, बहुत बुरे राइट्स हुए, और उसके लिए हम दोषी ठहराते हैं सरकारों को। लेकिन उसके बावजूद 60 साल पहले जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तो यहाँ पे लिटरेसी 25% नहीं थी, यहाँ पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। यहाँ पे गरीबी का जो हाल है वो आप में से कोई भी अपने माँ बाप से पूछ सकता है। मेरे अपने घर में मेरे अब्बा के पास साइकिल चलाने को होती है। आज मैं रोज या तो गाड़ी में जाती हूँ या तो मेट्रो में जाती हूँ। एक शानदार मेट्रो पूरी दिल्ली में बनी हुई है। हिंदुस्तान में जिस लेवल का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जिस लेवल की साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, वो पूरी दुनिया को टक्कर देती है। जिस तरह के हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, और ये इंस्टीट्यूट्स और साइंटिफिक जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो मोदी ने आके नहीं बनाए, क्योंकि हम हर चीज़ देखते हैं कि पिछले 4 साल में ऐसा लगता है कि उससे पहले हिंदुस्तान में सिर्फ हर सड़क पे जो है सिर्फ मिट्टी धूल उड़ती थी, और उससे पहले कुछ था ही नहीं। और हम भी उनके साथ अपनी आवाज़ में आवाज़ मिला लेते हैं। मैं ख़ास तौर से इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ मुझे ज़्यादातर लोग सिर्फ माइनॉरिटी के दिखाई दे रहे हैं, और ये बहुत, इस वक्त हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिन हालात में रह रहे हैं, यकीन मानिए कि 2019 में अगर मोदी जीत के आता है तो आप ये मीटिंग नहीं कर पाएंगे, आपके पास ये जगहें नहीं बचेंगी। आज जो ताकतें सरकार में बैठी हैं वो सेमी फैशिस्ट ताकतें हैं। आप अगर देखिए कि पिछले 4 साल में क्या हुआ, एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बदल दिए गए। हर यूनिवर्सिटी में आरएसएस का वाइस चांसलर बैठा है। हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। सारे सिलेबस बदले जा रहे हैं, सारी किताबें बदली जा रही हैं। वो पहले से भी बदली जा रही थी, जहाँ जहाँ उनका बस चल रहा था। हमले हो रहे हैं, जो भी आवाज़ उठाने वाला है उस पर। मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, क्रिश्चियंस पे हो रहे हैं। दलितों के ऊपर अत्याचार जो है कई गुना बढ़ गया। आदिवासियों पे अत्याचार कई गुना बढ़ गया। जो महंगाई है वो बिल्कुल आसमान छू रही है। डीजल और पेट्रोल के दाम आप जानते हैं, कल ही शायद पूरा भारत बंद था। डिमोनेटाइजेशन करके, नोटबंदी करके, सारे जो छोटे व्यापारी थे, जो गरीब लोग थे, उनको बिल्कुल भुखमरी के लेवल पे पहुंचा दिया इस सरकार ने। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा हमला जो है वो हमला हमारी बराबरी पे है, हमारे संविधान पे है। लगातार ये पूरी इसकी तैयारी है, और पूरा एक ऑल्टरनेटिव संविधान तैयार होके रखा हुआ है। और ये मैं कोई नई बात नहीं कह रही हूँ। लगातार आप लोग अलग अलग मंत्रियों के नाम से, अलग अलग आरएसएस के वक्ताओं के नाम से ये लगातार बातें मीडिया में आ रही हैं। एक का ये कहना है कि 2021 तक हम इसको इस्लाम फ्री देश बना देंगे, मतलब ये कि यहाँ कोई मुसलमान नहीं बचेगा। एक का कहना है कि हिंदू औरतें जो हैं वो 4 बच्चे पैदा करें, वो 10 बच्चे पैदा करें, ताकि हमारी तादाद बढ़ सके। उनका मानना है कि हिंदू औरत जो है वो बच्चे पैदा करने की मशीन है। उनका ये भी मानना है कि हिंदू औरत जो है वो खुद सोचने की शक्ति उसके पास नहीं। वो औरत की जगह जो है वो बहुत ही दकियानूसी जो सोच है, उससे ज़्यादा आरएसएस के पास औरत की कोई जगह नहीं है। वही जो हमारे जो बहुत ही कट्टर मौलवी जो कहते हैं औरतों के बारे में, वही आरएसएस कहती है कि औरत की जगह तो सिर्फ घर के अंदर है, वो सिर्फ बच्चे पैदा करे और शौहर की सिर्फ तीमारदारी करे, और उसके अलावा औरत की कोई जगह नहीं है इस मुल्क में। जबकि चाहे आप इस्लाम को देख लें या आप अपने पूरे देश के ट्रेडिशन को देख लें, औरतों ने कंधे से कंधे मिला के इस देश की आज़ादी हासिल की है।
औरतें इस्लाम में भी जब ये कहा गया था कि चीन जाओ, कहीं भी जाओ, चीन जाओ, जब अगर इल्म हासिल करना हो, तो ये नहीं कहा गया था ए मर्दों तुम चीन जाओ, वो सबके लिए कहा जा रहा था। तो इस्लाम का जो अब रूप हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, खास तौर से जो मुसलमान औरतों पे थोपा जा रहा है इस्लाम का रूप, वो असली इस्लाम का रूप नहीं है। वो एक लंबी बहस है, मैं उसमें नहीं जाना चाहती, लेकिन खास तौर से मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो ताकतें हैं वो सिर्फ एक ही तरफ उनका हमला नहीं है, उनका हमला यहाँ भी है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बना हुआ है, मुसलमानों के अंदर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इंद्रेश को बुलाते हैं अपने घरों में, अपने मोहल्लों में इंद्रेश को बुलाते हैं। जो मालेगांव में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें वो दोषी है, वो आरएसएस का प्रचारक है, उसको अपने मोहल्लों में बुला के और बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं। तो ये सोचने की बात है कि हमारे माँ बाप ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और यहाँ पे वो रुके, उनके पास यह चॉइस था कि वो पाकिस्तान चले जाते। उन्होंने ये कहा कि हमको एक ऐसे मुल्क में रहना है जहाँ बराबरी होगी, जहाँ हिंदू मुसलमान एक होगा। आज हम क्यों मुसलमान लीडर ढूंढने लगे? आज हम क्यों मुसलमान पार्टियों के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं? आज हम क्यों भूल गए कि हम एक सेकुलर देश बनाने के लिए इस मुल्क में रुके थे? और हमारा संविधान तभी बचेगा अगर हम सेकुलरिज्म की लड़ाई में हिस्सा लेंगे। हम जरा सी कोई बात होती है तो सब सड़कों पे लाखों में उतर जाते, इस्लाम खतरे में हो जाता है। इस्लाम खतरे में नहीं है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। अगर इतना कमजोर होता इस्लाम या कोई और धर्म तो खत्म हो गया होता। 1400 साल से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसलिए इस्लाम के नाम पे जब आप आंख बंद करके सड़कों पे उतरते हैं तो वो बंद कर दीजिए खुदा के वास्ते। संविधान के लिए सड़कों पे उतरिए, क्योंकि अगर संविधान जला दिया गया और संविधान को अगर कूड़े में फेंक दिया गया तो यहाँ मुसलमान जी नहीं पाएगा। दूसरे दर्जे का नागरिक काफी हद तक बना दिया गया है और जो रह गई है कसर वो पूरी हो जाएगी। और उसका एक ही तरीका है कि 2019 में इन ताकतों को शिकस्त करना होगा। वो ताकतें तभी शिकस्त हो सकती हैं जब आप इकट्ठे होंगे सेकुलर पार्टीज के साथ, और जब आप जमीन पे पूरा गठबंधन बना के और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि अगर आपको हमारा वोट चाहिए तो आपको साथ आना होगा। ये अलग अलग की राजनीति नहीं चलेगी कि कांग्रेस को अलग इलेक्शन लड़ना है, सपा को अलग लड़ना है, बसपा को अलग लड़ना है, ये नहीं चलेगा। लेफ्ट को अलग लड़ना है, आप सबको गठबंधन बनाना होगा, तब हम जमीन पे साथ आके आपको सपोर्ट करेंगे और इन ताकतों को हराएंगे। लेकिन अगर हमने ये सोच के कि अरे ये तो मेरी बिरादरी का है, ये तो मुसलमान भाई है, ये तो फलानी पार्टी से आ रहा है, एक वेलफेयर पार्टी है, एक एसडीपीआई है, एक कोई और पार्टी है, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, भाई इनको वोट दे दूं, तो याद रखिए कि ना तो वो पार्टी जीतेगी, आपका वोट विभाजित होगा। ये इलेक्शन मीटिंग नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं कह रही हूँ। शायद मैं दोबारा यहाँ पे आपके इलेक्शन से पहले ना आऊँ। आपका वोट विभाजित होगा और वो मदद करेगा ऐसी ताकतों को जिताने में जिन्होंने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आज इस देश में लगा रखी है। मैं किसी पार्टी को आप ए बी सी किसी को दे, मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी की कभी मेंबर रही हूँ। लेफ्ट मेरी आइडियोलॉजी वामपंथी है, मैं लेफ्ट के विचारों की एक एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन मैं आज ये समझती हूँ कि चाहे वो लेफ्ट पार्टीज हो चाहे बाकी सेकुलर पार्टीज हो, उनको इकट्ठे आना ज़रूरी है, क्योंकि जो हालात हैं उसमें ये बहुत साफ है कि ये मुल्क नहीं बचेगा, हमारा संविधान नहीं बचेगा। अगर इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट 4 जजेस को निकल के ये कहना पड़ता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है और ये कहना पड़ता है कि हमारी जनता से एक अपील करनी पड़ती है कि हम आपसे अपील कर रहे हैं डेमोक्रेसी बचा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के 4 टॉप मोस्ट जजेस, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। और आप सोचिए कि कितने मजबूर हुए होंगे वो, कि कितना इंटरफियरेंस जुडिशरी के अंदर भी है इस सरकार का कि उनको निकल के ये कहना पड़ा, क्योंकि वो लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे कि जज लोया को किसने मारा उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, और वो इंक्वायरी करने से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मना कर दिया। जबकि ये कोई भी ऐसी डेथ जो डाउटफुल डेथ हो, ऐसे कहीं भी हो, उस पर एक जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड की जाती है और जुडिशियल इंक्वायरीज होती भी है, लेकिन इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि उसमें अमित शाह का नाम इन्वॉल्व है।
इसलिए पूरा का पूरा एक बड़ा नाटक किया गया। और ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये वो वक्त है जिसमें अगर आप लोग चुप होके बैठ गए, और आप लोगों से मेरा मकसद यहाँ जो लोग सामने बैठे हैं उसका नहीं है, इस देश के जो नागरिक हैं, खास तौर से इस देश के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के नागरिक हैं, हिंदू हैं, एक्टिविस्ट हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, उनको आज आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज हम डर के बैठ गए तो जो बाकी लोग हैं वो भी डर के अंदर सिमटते चले जाएंगे। और फांसीवादी ताकतें सिर्फ और सिर्फ डर पे पनपती हैं। ये जो लगातार वीडियोस बना के आपके व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किए जाते हैं, कभी यहाँ पे किसी की लिंचिंग हो रही है, कभी किसी का गैंग रेप हो रहा है, कभी किसी लड़का लड़की को मार रहे हैं, इन वीडियोस को सर्कुलेट करने का सिर्फ एक मकसद है कि जो जनता है, आम जनता है, वो इन सब से डर के चुप होके अपने अपने घरों के बंद हो जाए, घरों के अंदर बंद हो जाए। और इस वक्त ये ज़रूरी है कि हम अपने घरों से निकले, हम अपनी आवाज़ें उठाएं और हम ये बुलंद आवाज़ों में कहें कि हमको ये नफरत बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, हमको ये हिंसा मंजूर नहीं है, हमको संविधान के ऊपर कोई भी हमला मंजूर नहीं। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक बात, अभी मैं क्यों भोपाल आई थी और मैं किस कैंपेन में अभी जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि अगर आप लोग भी उसका हिस्सा होंगे तो वो कैंपेन जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। तकरीबन 2 महीना पहले हमने दिल्ली में सोचा कि जिस तरह की हिंसा हो रही है और जिस तरह की नफरत की एक पूरी आंधी पूरे देश में दौड़ रही है, तो उस पे हम क्या कर सकते हैं। और हमें ये लगा कि इसके लिए अब देश की औरतों को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष निकलते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ पीछे जाते हैं। औरत जब घर से निकलती है तो वो बेझिझक और बेडर होकर निकलती है। जब औरत घर से निकल गई तो समझ लीजिए उसे किसी ताकत का कोई डर नहीं है। और जब औरत घर से निकलेगी और अपनी आवाज़ बुलंद करेगी और बुलंद आवाज़ में ये कहेगी, चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी हो, हम तुमसे डरते नहीं हैं, हमें मालूम है कि तुम कितने कायर हो इसीलिए हमले कर रहे हो। इसलिए हम देश के सामने इस बात को लेके जाने वाले हैं कि हमें तुम्हारी नफरत और तुम्हारी हिंसा से ना डरते हैं और ना हम इस देश में रहने देंगे। तो हमने एक बड़ी मुहिम शुरू की है जो 20 सितंबर से शुरू होगी, जिसका नाम हमने रखा है बातें अमन की। इस देश की औरतें पूरे देश में 5 महिला यात्राएं लेके निकल रही हैं। एक केरला से शुरू होगी, एक तमिलनाडु से, एक आसाम से, एक कश्मीर से, एक दिल्ली से। 20 सितंबर से लेके और 13 अक्टूबर तक पूरे देश के हर राज्य को ये यात्राएं कवर करेंगी। 500 से ऊपर इसमें कार्यक्रम होंगे जिनमें अमन की, मोहब्बत की, अहिंसा की बात होगी। लोगों से अपील करेंगे कि आपके दिलों में अगर नफरत है तो उसे निकालिए। हम हमेशा से साथ रहते आए हैं, हमने हमेशा से, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो, एक साथ इस देश में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। और हमें ज़रूरी है कि हम उस भाईचारे को, उस बहनचारे को दोबारा से हम उसको ज़िंदा करें और जो नफ़रत की ताकतें हैं उनको हम डिफीट करें। तो ये 5 यात्राएं निकलेंगी। हर यात्रा में 25-25 महिलाएं हैं जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों से आएंगी। जो केरला से यात्रा शुरू होगी उसमें कश्मीर की महिलाएं भी हैं, गुजरात की भी हैं, तमिलनाडु की भी हैं, आंध्र प्रदेश की भी हैं। और ये सब वो महिलाएं हैं जो एक्टिविस्ट हैं, जो पिछले 15-20 साल से या तो महिलाओं के हक के लिए लड़ रही हैं, या तो आम लोगों के हक के लिए लड़ रही हैं, या आदिवासियों के लिए, या किसी और के लिए। ये महिलाएं निकल रही हैं और ये महिलाएं निकल के पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश लेके जाएंगी। भोपाल में भी ये यात्रा आएगी। भोपाल का आज मीटिंग थी और शायद दीपक उसके बारे में बता सकते हैं, मुझे डेट्स याद नहीं, शायद 4 अक्टूबर को पहुंचेगी, 6 अक्टूबर को। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भोपाल के कार्यक्रम होंगे उसमें आप कम से कम ज़रूर शामिल हों और इसको और व्यापक बनाएं। और उससे ज़्यादा ये है कि जो इस यात्रा का जो संदेश है वो अमन का संदेश है, वो प्यार मोहब्बत का संदेश है। वो संदेश ये है कि हम नफ़रतें चाहे हमारे दिलों में हो चाहे किसी और कम्युनिटी के दिलों में हो, उन नफ़रतों से हम बाहर निकलें और कोशिश करें कि हम एक दूसरे को जानें। अगर कोई सामने से आगे हाथ नहीं भी मिला रहा तो आप घरों से निकलिए और हाथ मिलाइए।
उनको बताइए कि वो जो समझते हैं आपके बारे में आप वो नहीं है। आप भी एक आम नागरिक है, आप भी एक आम इंसान है, आप भी उसी तरह हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं जैसे बाकी लोग सोचते हैं। तो पहल दोनों तरफ से करनी होगी। ये पहल औरतों ने की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें बहुत कामयाबी मिलेगी। 13 अक्टूबर को ये यात्राएं दिल्ली में समाप्त होंगी और उसके बाद 13 अक्टूबर के बाद से जो पूरा जमीन पे जो हजारों ग्रुप साथ आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, वो संविधान बचाने की एक बड़ी मुहिम को आगे लेके जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस मुहिम में शामिल होंगे और इस देश को बचाने में एक अहम भूमिका जो हमेशा से हमारे पूर्वजों ने निभाई है, वो आज की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी उस भूमिका को निभाएगी, इकट्ठी होके सबके साथ। और घर से तब मत निकलिए जब सिर्फ मुसलमानों पे हमला हो रहा है, जब दलितों पे हमला हो रहा है तब भी आवाज उठाइए, जब औरतों पे हमला हो रहा है तब भी आवाज उठाइए, जब क्रिश्चियंस पे हमला हो रहा है, आदिवासियों पे हमला हो रहा है तब भी आवाज उठाइए, जब संविधान को जलाया जा रहा है तब भी आवाज उठाइए। क्योंकि जब अपने ऊपर हमला हो तब तो आवाज उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब दूसरों पे हमला हो तब अपनी आवाज उठाएंगे, तब बाकी लोग आपके साथ जुड़ेंगे और हम शायद संविधान को बचाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात यहाँ खत्म करती हूँ।